आज का सेशन हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन है अबाउट पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। अब जो हम सेशंस स्टार्ट करने लगे हैं वो पीडा एक्ट 2006 के हवाले से है। तो इस पीडा एक्ट 2006 को समझने के लिए कि ये क्या है, किस लिए, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन को समझना ज़रूरी है। इसमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि इसका रोल क्या है, इसका एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, इसका पर्पस क्या है। सेकंड, इससे पहले जो रूल्स रेगुलेशंस या लेजिस्लेशंस गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे वो कौन कौन से थे और उनमें से कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज थी जिनकी बिना पे उनको रिप्लेस कर दिया गया पीडा एक्ट 2006 के साथ। और पीडा एक्ट 2006 जो है इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को पहले हम समझेंगे, देखेंगे, इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड को हम देखेंगे और उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट सेशंस में इसके जो सेक्शंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली हम हर सेक्शन को उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है और इनका दोनों का डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के साथ इसका ताल्लुक है। फर्स्ट है एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। तो एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी से मुराद ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी पोजीशन पे काम कर रहा है या उस पोजीशन पे हायर किया जाता है तो उस पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पोजीशन के लिए जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है तो उसके परफॉर्म करने के लिए पर्सन के पास, उस एम्प्लॉय के पास एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो ड्यूटीज़ ऐसा तरीके से सर अंजाम दे सके। अगर कोई एम्प्लॉय एज पर रिक्वायरमेंट उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो इट मीन्स दैट ही इज़ इनएलिजिबल फॉर दैट पोजीशन। सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटी। दो ही चीज़ें होती हैं कि या तो उसके अंदर कैपेबिलिटी जो है उस ड्यूटीज़ को, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए नहीं है। सेकंड, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करना नहीं चाहता। इन दोनों पोजीशंस में उसके अगेंस्ट पीडा एक्ट 2006 के तहत इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जो है अमल में लाई जा सकती है। इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर तमाम एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्शन, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है और एज पर रिक्वायर्ड स्केल से बिलो होने के अगेंस्ट उनके खिलाफ एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी के तहत उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स अमल में लाई जा सकती हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंचार्ज है, उसकी एक अहम जिम्मेदारी है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस कन्वे की जाती हैं, कोई लिमिटेशंस होती हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉनिटर कर रहा होता है और एम्प्लॉय जो है
उसके लिए लाजमी है कि इन लिमिट्स के अंदर रहकर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें और तमाम तर रूल्स और रेगुलेशंस जो है इनकी पासदारी करें और इनकी सख्ती के साथ अमल करें। अगर कोई एम्प्लॉय इन रूल्स रेगुलेशंस की पासदारी नहीं करता और इन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है इस एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे एम्प्लॉय जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख पा रहे या डिसिप्लिन ख़राब करने के बायस बनते हैं, लिमिटेशंस क्रॉस करते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई अमल में लाएं और उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी अमल में ला के पेनल्टीज इम्पोज की जाए। इसीलिए पीडा एक्ट के तहत, पीडा एक्ट 2006 के तहत वी विल focus on efficiency of government employees and the associated all disciplinary rules and regulations. We will also discuss the step-by-step reformulation of these regulations. इनकी regulations की reformulation किस किस स्टेप के तहत हुई, किस किस ईयर में हुई और किस किस टाइटल के साथ हुई, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। The purpose of activating of these disciplinary rules is to ensure the effective performance of government employee, maintain discipline and promote accountability within the workforce. ये वो चीज़ें हैं जो कि पंजाब पीडा एक्ट 2006 का पर्पस है कि इसमें एक तो एफिशिएंसी जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ की उसको मेंटेन रखें, इम्प्रूव करें और सेकंड डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन पर्पस है इस पीडा एक्ट 2006 का जो हम देख रहे हैं। सेकंड, there is a list of some key disciplinary rules and regulations that were in place before the PIDA Act. ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था कि हम देखेंगे स्टेप वाइज कि कौन सी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं रीफार्मुलेशन की गई, उनको बनाया गया एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इस पीडा एक्ट 2006 से पहले सबसे पहले जो है सिविल सर्विस रूल्स 1941, दी वेस्ट पंजाब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स 1960, पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975 फॉर ईस्ट एंड वेस्ट। जो 1960 का जो रूल्स था वो सिर्फ वेस्ट पंजाब के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसके बाद 1975 में जो इसकी रीफार्मुलेशन की गई, इसके तहत जो रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिनरी और एफिशिएंसी E&D रूल्स जो बनाए गए, इसके तहत इनका इम्प्लीमेंट वेस्ट और ईस्ट दोनों स्टेजेस पे किए गए। नेक्स्ट, पंजाब सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1999, द पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस। यहाँ तक स्टेजेस 5 तक पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 2000, ये इनकी रिफॉर्मुलेशन के लिए 6 से पहले ये
2006 पीडा एक्ट के तहत रिप्लेस कर दिया गया। पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस में कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज थी जिसके तहत इसको रिप्लेस करना पड़ा, इसको अमेंडमेंट्स करके इसको इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन हो गया था, वो कौन कौन सी थी। कुछ मेन इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, मेन जो इसको पॉइंट्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस, ये बाय नेम जो है, इसका एक नेम ही ऐसा था जो एम्प्लॉयज़ में खौफ व हरास पैदा करता था, जिसके तहत एक रिप्रेजेंटेशन जो है रिफ्लेक्ट होती थी, रिप्रेजेंटेशन जाती थी कि इस जो है ऑर्डिनेंस का पर्पस ही एम्प्लॉयज़ को सर्विस से निकालना है। इसके अलावा इसमें सिस्टमेटिक अप्रोच जो है बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये इसको रिप्लेस किया जाना पड़ा। इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस में कोई इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स 2000 में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो 2006 तक इसमें इतनी अमेंडमेंट्स हो गई थी, इतनी अमेंडमेंट्स कर दी गई थी कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट हो गई थी। जब कॉम्प्लिकेशंस किसी ऑर्डिनेंस में, किसी रूल रेगुलेशन में क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, डिफ़िकल्ट होता है, वो इसको अप्लाई करना और इसको समझना होता है। तो ये वो इश्यूज़ थे जो स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस के तहत फेस करना पड़ रहे थे। इसके अलावा इसमें जो टाइम ड्यूरेशन इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करने का दिया गया था, दैट वाज टू मच शॉर्ट, 45 डेज़ का था, जिसके तहत 45 डेज़ के अंदर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती थी। और इसमें जब किसी के अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई करने में इश्यूज आ रहे हो किसी ऑर्डिनेंस में, तो उसमें सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो ये होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम पर्सन्स अपनी सोच के मुताबिक अपनी एक सेपरेट मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं उसको रन करने के लिए। तो इस ऑर्डिनेंस के साथ भी ऐसे हो रहा था कि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, इसको समझना, अप्लाई करना मुश्किल हो गया था। तो हर तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो है अपना अपना मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया हुआ था। दैट वाज नॉट करेक्ट। इसकी जो इंफॉर्मेशंस थी वो स्कैटर्ड फॉर्म में थी। जब भी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड फॉर्म में होती है तो उसको समझना ऑटोमेटिकली एक जो टफ टास्क हो जाता है। तो इसीलिए किसी से जब कोई इंफॉर्मेशन, कोई टॉपिक डिस्कस किया जाता है तो उससे के लिए लाजमी होता है कि उस ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, उससे रेलिवेंट तमाम मटेरियल वहीं उसी स्टेज पे प्रोवाइड कर दिया जाए, बजाय इसके कि अगर कोई टॉपिक, कोई चीज़ डिस्कस हो रही है तो वह अंडर सेक्शन 5 में हो रही है तो 9 में भी वही हो रही होगी, 11 में भी होगी, 22 में भी वही रिपीट हो रही है, तो वो इस स्कैटर्ड फॉर्म में उसको समझना मुश्किल हो जाता है। इसमें जो पेनल्टीज़ थी वो तमाम तर पेनल्टीज़ 7 पेनल्टीज़ इसमें दी गई थी और इसमें डिस्ट्रक्शंस कोई नहीं थी कि कौन सी मेजर है, कौन सी माइनर है। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से इन रूल्स रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंट करना, इस ऑर्डिनेंस को आगे चलाना मज़ीद मुश्किल हो गया था। अगर इसमें अमेंडमेंट्स करते तो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती थी। इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि इस ऑर्डिनेंस को एक नए एक्ट या ऑर्डिनेंस के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006, इसको एक्ट 12 ऑफ 2006 भी कहा जाता है। इस एक्ट को पंजाब असेंबली में जो
है वो 2 अक्टूबर 2006 में इसकी प्रोविंशियल असेंबली में इसको पास किया गया और गवर्नर से इसको 13 अक्टूबर 2006 को अप्रूव होने के बाद इसका जो फर्स्ट गज़ट जो प्रिंट किया गया वो 17 अक्टूबर 2006 में किया गया। इस एक्ट के तमाम तर जो पेजेस जिस पे ये मुहित है वो 16 है। इसमें इंक्लूडिंग मॉडल नोटिसेस और ऑर्डर्स जो हैं, जो मॉडल दिए गए हैं वो 16 पेजेस में इंक्लूड हैं। अगर हम उनको निकाल के सिर्फ एक्ट देखें कि एक्ट कितने पेजेस पे मुहित है, वो 9 पेजेस पे मुहित है और टोटल इसके जो सेक्शंस हैं वो 26 सेक्शंस हैं पीडा एक्ट 2006 के। पीडा एक्ट 2006 जो है इसका पर्पस टू क्रिएट outlines a framework for maintaining discipline and ensuring accountability within government employees in Punjab, Pakistan. The Act provides mechanism for managing employee behavior including efficiency, conduct, discipline to ensure that public servants fulfill their responsibilities effectively. जो इस एक्ट का एक बाज़ औक़ात एक शक्ल दिखाई जाती है कि ये एक्ट एक एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट है या एम्प्लॉइज़ को कोई ना कोई पनिशमेंट या उसकी पेनल्टी देने के लिए ये ऐसा सच नहीं है। ये असल में एक एम्प्लॉइज़ को इसमें जितनी ज़्यादा अवेयरनेस दी जाएगी तो इस अवेयरनेस देने का मकसद ये है कि एम्प्लॉइज़ अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन रखें और तमाम तर वो जो मिसकंडक्ट हैं, जो लिमिटेशंस हैं जो बताई गई हैं, वो इनसे लिमिटेशंस के अंदर रहकर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। ये असल में एम्प्लॉइज़ को एक लेआउट दिया गया है, एक वे क्रिएट करके दिया गया है जिसके तहत वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। अगर एम्प्लॉइज़ इसके अगेंस्ट जाते हैं तो फिर इसके अगेंस्ट जाके जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट की जा सकती हैं और इनके ख़िलाफ़ पेनल्टी होगी इन केस अगर वो इन लिमिटेशंस का ख्याल नहीं करते, इन लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं। इसीलिए इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ inefficiency, misconduct or failure to comply with public service rules, the PETA Act allows for certain disciplinary actions. These actions may range from warning to termination. एक वार्निंग से लेके टर्मिनेशन तक है। ये अकॉर्डिंग टू द मिसकंडक्ट, अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन कि किस लेवल के उसने मिसकंडक्ट किया है या किस लेवल तक की उसके जो है लिमिटेशंस को उसके क्रॉस किए हैं तो उस अकॉर्डिंग जो है उसको पेनल्टीज इम्पोज की जाती हैं। दीज एक्शंस में रेंज फ्रॉम वार्निंग टू टर्मिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ इशू। इसीलिए पीटा एक्ट का मकसद एक फ्रेमवर्क देना है, एक एम्प्लॉयज़ को उनकी एक लिमिटेशंस और उनकी कारकर्दगी मेंटेन रखना और उनकी लिमिटेशंस उनको बताता है कि इस लिमिटेशंस के अंदर आप रह के काम करें और ये चीज़ मिसकंडक्ट है या ये चीज़ कंडक्ट की फॉर्म्स में है तो इनके अगेंस्ट अगर वो जाता है, कोई एक्ट ऐसा करता है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये पीटा एक्ट 2006 का जो है आज हमने ये बेसिक इसमें ये देखा कि इसका मकसद क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें एम्प्लॉइज़ को क्या करना चाहिए और एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए। इसके अलावा इससे पहले कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस थे, लेजिस्लेशंस थी जिनको स्टेप बाय स्टेप
जो है रीफार्मुलेशन की तरफ जाना पड़ा और अब जाके जो है इसको पीटा एक्ट 2006 के साथ रिप्लेस कर दिया गया और उनमें कौन कौन सी डेफिशिएंसीज थी जिसकी वजह से ये ज़रूरी था कि उनमें मज़ीद अमेंडमेंट्स करने के बजाय एक न्यू एक्ट, न्यू ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें तमाम तर प्रीवियस जो डेफिशिएंसीज थी, जो कमियां थी, उनको कवर किया जा सके। नेक्स्ट हम जो है इस पीटा एक्ट 2006 के जो सेक्शंस को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि इस सेक्शंस में क्या है और इनको हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।